प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट, जो कि ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, अंकेक्षण प्रबंध के लेखांकन का। तो आज हम बात करेंगे अंकेक्षण में, और अंकेक्षण में हम बात करेंगे अंकेक्षण योजना एवं कार्यक्रम या अंकेक्षण की कार्यप्रणाली पर। किसी भी संस्थान का अंकेक्षण शुरू करने से पूर्व अंकेक्षक को अपने कार्य की एक योजना बनानी पड़ती है। इस योजना को बनाने से पहले अंकेक्षक को कई प्रारंभिक बातों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है। यदि अंकेक्षक के लिए उस संस्था का ये प्रथम अंकेक्षण नहीं है, तो उसे संस्था के विषय में बहुत सी जानकारी पहले से ही प्राप्त होती है। तो उसे अपना कार्य अंकेक्षक को अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले बहुत सारी बारीकियों की जानकारी करनी होती है। उसे एक रूपरेखा तैयार करनी होती है कि कितना कार्य करना है, किसके द्वारा कार्य करवाया जाना है, किस समय पर करना है, किन कर्मचारियों को रखना है। ये सारी बातें उसे पहले से तय करनी पड़ती है, पहले से एक योजना बनानी पड़ती है। और यदि उस अंकेक्षक द्वारा उस संस्था में पहले से अंकेक्षण का कार्य किया हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पहले से बहुत सारी फाइलें उसके पास होती हैं। तो वह उन पुरानी फाइलों का अध्ययन करके उस व्यापार के बारे में, उस संस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, उस संस्था के कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके और अपनी अंकेक्षण कार्य योजना को भली प्रकार नया रूप दे सकता है। किंतु कई बार होता है कि अंकेक्षक के लिए उस संस्था का ये पहला अंकेक्षण है, तो फिर उसे कई सारी नई फाइलों की जांच करनी पड़ती है, नई फाइलों का अध्ययन करना पड़ता है। तो उसे फिर एक नए सिरे से कार्य योजना बनानी पड़ेगी, और इस प्रकार की योजना तैयार करने को अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। जब कोई अंकेक्षण संस्था का नया नया अंकेक्षण प्रारंभ करता है, तो उसे बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त करनी होती है, और वो जानकारियाँ इस प्रकार हो सकती हैं, जिसमें पहला है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षक कितना कार्य करे, किस कार्य को अधिक महत्व दे और किस कार्य को कम महत्व दे। ये सब अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र में आता है। सबसे पहले उसे इसका निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहाँ वैधानिक अंकेक्षण होता है, तो वैधानिक अंकेक्षण में तो कार्य क्षेत्र जो है विधान में दिया हुआ होता है, और समझौते के द्वारा इस कार्य क्षेत्र को बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन उसे कम नहीं किया जा सकता। किंतु जो निजी अंकेक्षण होता है, तो निजी अंकेक्षण में समझौते द्वारा कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, जो हमेशा ही लाभदायक होगा। अब ये जो अंकेक्षण जो कार्यक्रम है, जो समझौता किया जाता है अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने के संबंध में, तो ये समझौता लिखित समझौता तय होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई झगड़ा, कोई विवाद उत्पन्न न हो। ऐसे झगड़े कई बार उत्पन्न हो चुके हैं, क्योंकि ये जो समझौता है वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अब इसका उदाहरण की हम बात करें तो इसका उदाहरण है FL बनाम ऑनन डेक्स्टर एंड कंपनी व लीच बनाम स्टोक्स के मामले हैं। ये विदेशों के मामले हैं, तो नाम भी चूंकि स्वाभाविक है विदेशी होंगे। FL बनाम ऑनन डेक्स्टर एंड कंपनी तथा लीच बनाम स्टोक्स के मामले में अंकेक्षण कार्यक्रम के संबंध में विवाद हो चुके हैं। कार्य क्षेत्र का निर्धारण करते समय प्राय अंकेक्षक को अंकेक्षण का उद्देश्य और नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए गए निर्देश, उनके पारस्परिक समझौते, विधान तथा संस्था के नियम आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था कि जिसको संबंध में अंकेक्षक को ध्यान रखना चाहिए, वो था कार्य क्षेत्र के संबंध में। दूसरा है व्यावसायिक संस्था के विषय में जानकारी। अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित करने के पश्चात अंकेक्षक को उस संस्था के विषय में कुछ बातों की जानकारी रखनी चाहिए। उन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसमें से पहला है व्यवसाय की विशेषताएं।
एक सफल अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक है कि अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व व्यवसाय की जो विशेषताएं हैं उनको वो भली प्रकार से जान ले, उनको समझ ले। जैसे किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, किस वस्तु का क्रय विक्रय किया जा रहा है, व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों और अस्थायी संपत्तियों का क्या स्वभाव है, व्यवसाय में किन किन मदों में रोकड़ प्राप्त की जाती है और किन किन मदों पर रोकड़ खर्च की जाती है। यहाँ कुछ विवरण पत्र हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लें। जैसे कि SA-200 एंड SA-220 ये व्यवसाय के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। ये विवरण पत्र का उद्देश्य इस संबंध में मानक निर्धारित करना है कि व्यवसाय की जानकारी क्या है, अंकेक्षक और उसके साथ अंकेक्षण कार्य में संलग्न कर्मचारी वर्ग के लिए ये क्यों आवश्यक है। अंकेक्षण की सभी अवस्थाओं में ये क्यों वांछित है और अंकेक्षक किस प्रकार ऐसी जानकारी प्राप्त करे और उसका उपयोग करे। इन वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को उस व्यवसाय के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। अगर उसे जानकारी नहीं है तो इनके संबंध में उसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि वह उन घटनाओं, व्यवहारों और परंपराओं को पहचान सके या समझ सके जिनका उसके निर्णयानुसार वित्तीय विवरण पत्रों पर अथवा जांच या अंकेक्षण रिपोर्ट पर सार्थक प्रभाव पड़े। अंकेक्षक को ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी अंकेक्षण कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी वर्ग को उस व्यवसाय की पर्याप्त जानकारी प्राप्त है, जिससे कि वे सौंपे गए अंकेक्षण कार्य को सुचारू ढंग से संपन्न कर सके। इसी के संबंध में हम आगे बात करें तो व्यवसाय के संबंध में जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अंकेक्षक को ये देखना और समझना चाहिए कि वित्तीय विवरण पत्रों पर कुल मिलाकर इसका क्या प्रभाव पड़ता है तथा वित्तीय विवरण पत्रों से प्राप्त निष्कर्ष क्या व्यवसाय से संबंधित उसकी जानकारी के अनुसार सुसंगत हैं अथवा नहीं है। अब हम दूसरे बिंदु की बात करेंगे। व्यवसाय की विशेषताओं के बाद में दूसरा बिंदु है व्यावसायिक संस्था की जो बारे में जानकारी में हम चर्चा कर रहे थे, व्यवसाय की विशेषता। दूसरा है पुस्त पालन की प्रणाली। अंकेक्षक को ये भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि पुस्त पालन की कौन सी प्रणाली व्यवहार में अपनाई गई है। महाजनी पद्धति अपनाई गई है अथवा अंग्रेजी पद्धति, खाता बही स्वीकीय संतुलन पद्धति पर रखी गई है अथवा नहीं। सामान्यतः पुस्तपालन के दोहरा लेखा सिद्धांत तो सर्वविदित होते हैं, सबकी जानकारी में होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुसार पुस्तपालन की अलग अलग विधियां अपनाई जा सकती है। अतः अंकेक्षक को इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा है बिंदु है पुस्तकों की सूची। संस्था के द्वारा आर्थिक व्यवहारों के लेखों के लिए रखी गई पुस्तकों की सूची प्राप्त कर लेनी चाहिए। वैधानिक एवं आंकड़ों संबंधी पुस्तकों की सूची भी उसे ले लेनी चाहिए। चौथा है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू की गई है अथवा नहीं। यदि लागू की गई है तो वो सिद्धांत है, वह व्यवहार तो ठीक है या नहीं है। उसकी कमजोरियों को समझने की अंकेक्षक को कोशिश करनी चाहिए। आंतरिक नियंत्रण में भी आंतरिक निरीक्षण का विशेष अध्ययन करना चाहिए। आंतरिक अंकेक्षण यदि होता है तो उसकी जानकारी उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेखांकन प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ये किसी उपक्रम में संपन्न हुए सौदों या व्यवहारों का वित्तीय लेखा रखने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला है। ऐसी प्रणाली में सौदों या व्यवहारों को पहचानना, गणना करना, वर्गीकरण करना, प्रविष्टियां करना, विश्लेषण करना, सारांश निकालना, रिपोर्ट तैयार करना आदि सम्मिलित होने चाहिए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किसी भी संस्था की एक योजना होती है और इसमें प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जो अपने व्यवसाय को यथासंभव नियमित और दक्षतापूर्वक संचालित करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हों। इसके अंतर्गत प्रबंधन की नीतियों का कठोरता से पालन करना, संपत्तियों की सुरक्षा करना, कपट व अशुद्धियों को रोकना और उनका पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता व पूर्णता निश्चित करना,
विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं का विवरण समय पर तैयार करना आदि कार्य इसमें आते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का कार्य क्षेत्र उन मामलों से भी आगे तक व्यापक है जो सीधे लेखांकन प्रणाली के कार्यों से संबंधित है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का ही एक भाग है जिसके कार्यों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अन्य सभी अवयव या भाग सही ढंग से निर्मित है और सही ढंग से वो कार्य कर रहे हैं। लेखांकन पद्धति से जुड़े आंतरिक नियंत्रण कार्य कुछ उद्देश्यों को प्राप्ति से संबंधित होते हैं। वो उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है, सभी सौदे या व्यवहार प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सामान्य अथवा विशिष्ट अधिकारों के अनुसार ही संपन्न होते हैं। दूसरा है, सभी सौदों का लेखांकन तत्काल सही राशि से सही खातों में और उसी लेखा अवधि से संबंधित पुस्तकों में कर दिया जाता है जिसमें सौदा हुआ है, जिससे वित्तीय सूचनाओं के विवरण पत्र मान्य लेखांकन नीतियों और परंपराओं के अनुसार और प्रचलित वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किए जा सके। साथ ही संपत्तियों का भी सही सही हिसाब रखा जा सके। तीसरा जो उद्देश्य है वो है, संपत्तियों को अनधिकृत हाथों में जाने या अनधिकृत रूप से उपयोग करने या निस्तारण करने से बचाया जाता है। चौथा उद्देश्य है, एक उचित समय अंतराल के पश्चात संपत्तियों की पुस्तकों में लेखों और वास्तविक संपत्तियों का मिलान अर्थात भौतिक सत्यापन किया जाता है और इसमें कोई कमी या अंतर पाया जाए तो उसके संबंध में समुचित कार्रवाई की जा सकती है। अब हम जो अगला बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे, व्यवसाय के बारे में जानकारी के विषय में, कर्मचारियों का कार्य विभाजन की। अंकेक्षण को यह भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि व्यवसाय के कर्मचारियों में कार्य का विभाजन किस प्रकार किया गया है, कौन कौन व्यक्ति किन किन पुस्तकों को रखते हैं आदि इनकी जानकारी कर लेनी चाहिए। छठा है, पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता या चिट्ठा। यदि संस्था पहले से ही कार्य कर रही है तो अंकेक्षण को नियमितता से पिछले वर्ष का लाभ हानि खाता और चिट्ठा प्राप्त करना चाहिए तथा पिछले वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त करनी चाहिए ताकि उसे ज्ञात हो सके कि पिछली रिपोर्ट में किन किन बातों को शामिल किया गया था। सातवीं जो जानकारी संस्था के बारे में प्राप्त करनी चाहिए वो है संस्था के उपनियम। संस्था के संबंध में यदि कोई नियम या अंतर नियम हो तो उन्हें भी प्राप्त कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए साझेदारी संस्था में साझेदारी संलेख तथा कंपनी के अंतर नियमों को की प्रतियां उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब जो तीसरा बिंदु है वो है अन्य बातों के संबंध में जानकारी। इन सब बातों के अतिरिक्त कुछ बातें और हैं जिनकी जानकारी रखनी चाहिए, जैसे चालू अंकेक्षण कराया जाएगा अथवा सामयिक अंकेक्षण। इसके अतिरिक्त यदि आंतरिक अंकेक्षण करना हो तो वैसी जानकारी उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसी में सामयिक अंकेक्षण की स्थिति में अंकेक्षण आर्थिक वर्ष के तुरंत बाद प्रारंभ किया जाएगा अथवा कितनी अवधि के बाद ये पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए और जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अंकेक्षण का पारिश्रमिक क्या होगा इसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इन सब जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद अंकेक्षक अपनी अंकेक्षण योजना बनाता है जो लिखित हो सकती है या अलिखित भी हो सकती है। यदि अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र बहुत छोटा है तो अंकेक्षक अपने कार्य की रूपरेखा अपने मस्तिष्क में बनाकर कार्य प्रारंभ कर देगा। ये अलिखित योजना कहलाएगी। अंकेक्षण व्यवसाय जब अपने प्रारंभिक अवस्था में था तो अंकेक्षण इसी प्रकार से प्रारंभ किया जाता था, लेकिन अब बड़े बड़े व्यवसायों में तथा वैधानिक अंकेक्षण में अंकेक्षण कार्य की लिखित योजना बहुत महत्व रखती है और एक योग्य व अनुभवी अंकेक्षक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमेशा ही एक लिखित योजना तैयार करता है। इस लिखित योजना को ही अंकेक्षण कार्यक्रम अथवा अंकेक्षण योजना का नाम दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल ने कहा है कि अंकेक्षक को कुशल और समायोजित तरीके से प्रभावपूर्ण अंकेक्षण करने के लिए अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए। ये योजना ग्राहक के व्यवसाय की जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। तो आज हमने अंकेक्षण कार्य प्रणाली पर विस्तार से चर्चा की। आज के लिए इतना। सभी का धन्यवाद।